बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज जो है वो दो चीज़ों के दरमियान में होती है। इसमें एक मीडियम जो है वो एनिमल्स हैं और सेकंड इन्वायरमेंट है। तो फिर इस टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि जो एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं अपने और अपने इन्वायरमेंट के दरमियान हरारत का तबादला करने के लिए, मतलब हीट को एक्सचेंज करने के लिए एनिमल्स डिफरेंट मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हैं। अब एनिमल्स में एक अडाप्टेशन होती है, वो अडाप्टेशन है द एबिलिटी टू चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म विच मेक्स द ऑर्गेनिज्म suitable or fit to live within a specific environment। एक ऐसी अडाप्टेशन, एक ऐसी एबिलिटी किसी भी जानदार में चेंज लाने की, और वो चेंज ऐसा होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल होता है उसके इन्वायरमेंट में, उस एनिमल के सर्वाइवल के लिए। तो आज रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज में हम स्टूडेंट तीन अडाप्टेशंस को पढ़ेंगे, तीन मैकेनिज़म्स को पढ़ेंगे जिनको इस्तेमाल करके कोई भी एनिमल अपने बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट रेगुलेशन करवा सकते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल, और इसको हम सेकंड नेम दे सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशंस। अडाप्टेशन क्या होती है? एनी कैरेक्टर that help the animal to survive in the changing environment is called adaptation। तो यहाँ हमने ये बात करनी है कि जो यहाँ पे अडाप्टेशन का लफ्ज़ है, इस अडाप्टेशन से मुराद कोई भी ऐसा करैक्टर हो सकता है जिसमें हम लिख सकते हैं एनी करैक्टर that can help to survive the organism in the changing environment। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल को सरवाइव करवाने के लिए जो भी जानदार की बॉडी के अंदर खसूसियात, कोई भी करैक्टर, कोई भी एबिलिटी डेवलप होती है, उसको हम अडाप्टेशन का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर तीन तरह की अडाप्टेशन हैं, जिनमें पहला नंबर है स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। ये एनिमल की बॉडी की स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उसको हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद सेकंड इसमें जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। मतलब ये एक ऐसा एनिमल की बॉडी के अंदर चेंज होगा जो उसकी बॉडी का फंक्शनल चेंज हम कह सकते हैं, एबिलिटी टू चेंज इन द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसी अडाप्टेशन जिसमें एनिमल की बॉडी का फंक्शन चेंज हो जाए, और फंक्शन चेंज होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग इन्वायरमेंट में या फिर स्पेसिफिक कंडीशन में सर्वाइवल करवा दे, उसको हम फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन का नाम देते हैं। इसी तरह जो थर्ड वन आज हमने पढ़ना है, तीसरी अडाप्टेशन,
वो है बिहेवियरल अडेप्टेशन। मसलन किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज होगा, जिसको हम बिहेवियरल चेंज कह सकते हैं, और ये ऐसा बिहेवियर में चेंज होगा जो फिर ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग इन्वायरमेंट में सरवाइव करवा सकता है। अभी तक हमने स्टूडेंट बात की है कि हीट एक्सचेंज को करवाने के लिए तीन मैकेनिज्म या तीन अडेप्टेशन होती हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, इसमें हमने कहा चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होगा। सेकंड वन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इसमें चेंज इन द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होगा। और थर्ड वन है बिहेवियरल अडेप्टेशन, जिसमें चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होगा। तो तीन तरह की अडेप्टेशंस हैं जिनको यूज करके एनिमल्स अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करनी है कि स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन होती क्या हैं। इसके बारे में आपने नोट करना है कि द ability to change in the structure of an organism which makes the organism suitable to live within a specific environment। तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक कंडीशंस में या स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंज इन द स्ट्रक्चर होगा, उस चेंज इन स्ट्रक्चर को जो उसको सूटेबल करेगा किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसको हम स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट आपने याद रखना है सबसे पहली अडेप्टेशन क्या होती है। सबडर्मल फैटी लेयर। आपने स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो सबडर्मल फैटी लेयर है, ये सबडर्मल फैटी लेयर जो कोल्ड रीजन के एनिमल्स होते हैं, जैसे हम अगर पोलर बियर्स की बात करें, लेपर्ड की बात करें, स्नो लेपर्ड है, स्नो कैट्स हैं, उनकी जो स्किन है उसके नीचे ग्लेशियर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन के नीचे एक डर्मल फैटी लेयर होती है। ये ह्यूमंस की बॉडी के स्किन के अंदर भी होती है, और ये जो सबडर्मल फैटी लेयर है इसका जो मेन रोल है वो एज अ इंसुलेटर होता है, मतलब नॉन कंडक्टर के तौर पर इसने होना है, और इसने अलो नहीं करना कि जो हीट है वो बॉडी हीट बाहर इन्वायरमेंट के अंदर डेसिपेट हो जाए, ज़ाया हो जाए। इसलिए सबडर्मल फैटी लेयर जो होती है ये एज ए इंसुलेटर मीन इंसुलेशन का काम करती है। और सेकंड पॉइंट आपने इसमें याद रखना है दैट इज अ पिल्लेज। अब ये जो पिल्लेज है ये दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दो तरह से मतलब कैसे हम इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमें पता है कि जो पिल्लेज है इसको हम बोलेंगे कि ये एक थिक लेयर ऑफ फर है, थिक लेयर ऑफ फर जो कि मैमल्स में होगी, और इसी तरह ये भी एक थिक लेयर है
ऑफ फीदर्स, और जो कि बर्ड्स की बॉडी के अंदर होगी। तो ये दो फर्स्ट अडाप्टेशंस हैं स्ट्रक्चरल, कि सबडर्मल फैटी लेयर होती है अंडर द स्किन, और सेकंड थिक लेयर ऑफ फर इन मैमल्स, और थिक लेयर ऑफ फीदर्स इन बर्ड जो है वो मौजूद होती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि स्वेट ग्लैंड जिनकी लोकेशन स्किन है, जिसकी वजह से हम इनको स्किन ग्लैंड्स का नाम भी जो ना वो देते हैं। अब यही वो स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनका नाम स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग की वजह से बेसिकली हम इनको सूडोरीफेरस ग्लैंड का नाम देते हैं। अब इस सूडोरीफेरस ग्लैंड का काम, जिसमें लफ्ज सूडर है, सूडर का मतलब वाटर, तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो वाटरी सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है, और इस वाटरी सेक्रीशन जो कि स्वेटिंग की शक्ल में होती है, तो फिर हम ये नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे जो सूडर लफ्ज है ये फिर लफ्ज डिराइव्ड है किससे, वाटर से, और सूडोरीफेरस ग्लैंड जो वाटरी सेक्रीशन पैदा करता है, फिर वाटरी सेक्रीशन पैदा करने की वजह से हम इसको स्वेट ग्लैंड का नाम भी देते हैं। तो स्वेटिंग जब होती है फिर भी जो इन्वायरमेंट के साथ एनिमल की बॉडी की हीट जो है वो एक्सचेंज होती रहती है। इसके अलावा जो थर्ड अडेप्टेशन है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स, जिसको हम पेंटिंग्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है यहाँ पे जो लफ्ज पेंटिंग है, पेंटिंग का मतलब होता है डीप ब्रीथ। पेंटिंग जो लफ्ज है इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है वो होता है डीप ब्रीदिंग। अब जो ऐसे डॉग्स होते हैं, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के अंदर जो डॉग्स हैं वो अपनी ज़ुबान को मुंह से बाहर निकालते हैं, और मुंह से बाहर निकालने के बाद वो अपनी ज़बान को हांफते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं, और उस तेज़ी से सांस लेने के नतीजे में जो बॉडी हीट है वो फिर बाहर इन्वायरमेंट में डेसिपेट होती रहती है या हो जाती है। तो ये तीन ऐसी अडाप्टेशंस हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन कहेंगे, क्योंकि स्किन के नीचे डर्मल फैटी लेयर का होना, स्किन के ऊपर थिक लेयर ऑफ फर का होना, फीदर्स का होना, स्वेट ग्लैंड का होना, स्किन ग्लैंड का होना, मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स का होना जिसको हम पेंटिंग कह रहे हैं, तो ये डीप ब्रीदिंग, जैसे डॉग्स में जुबान का हाँफना होता है, तेजी से सांस लेना होता है जिसकी वजह से हीट डेसिपेट होती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर उसकी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट को एक्सचेंज करवाने में हेल्प आउट करती हैं। अब हमने सेकंड की तरफ बढ़ना है। सेकंड अडाप्टेशन जो हमारे पास हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। कौन सी ऐसी अडाप्टेशन है जिनकी जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो फंक्शनल चेंज है वो आएगा, और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट देख लेते हैं। आप डेफिनेशन को ज़रा नोट करें अपने पास। वो है द एबिलिटी टू चेंज in the function of an organism which make the organism suitable to live within a specific environment or conditions।
तो स्टूडेंट आप डेफिनेशन में गौर करें। डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फंक्शनल चेंज होगा, और उस फंक्शनल चेंज की वजह से वो एनिमल किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या कंडीशन में सरवाइव करेगा। अब इसमें आपने याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन स्पेसिफिकली। कि स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो स्पेसिफिकली रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द स्किन। अब स्किन की तरफ जो ब्लड फ्लो की रेगुलेशन है वो दो तरह से जो ना वो की जाती है, जिसमें फर्स्ट वन रेगुलेशन है जो हार्ट सराउंडिंग में समर सीजन में करवाई जाती है, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो फिर उस वक्त जो अडेप्टेशन होती है उसको हम वेजो डायलेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये जो वेजो डायलेशन का प्रोसेस है इसमें होता क्या है। आपने पहला पॉइंट याद रखना है कि वेजो मीन ब्लड वेसल्स, डायलेशन मीन डायलेट होना। मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खून की नालियां जो हैं वो फैलती हैं। खून की नालियों का फैलना इसको हम कहते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा, डायलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद जब डायलेशन होगी तो उसकी वजह से इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स स्किन। स्किन मतलब जो बॉडी की पेरिफेरी है उसकी तरफ ब्लड की सप्लाई को ज़्यादा किया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसकी मतलब के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो हीट है बॉडी की उसको क्या किया जा सके, डेसिपेट द हीट आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो फिर उस हीट को बॉडी से डेसिपेट जो है ना वो किया जा सके। इस प्रोसेस को हम वेजो डायलेशन का नाम देते हैं। दोबारा से सुन लें, वेजो मीन ब्लड वेसल्स, डायलेशन का मतलब डायलेट होना। मतलब इसमें 3 पॉइंट होंगे, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगी, ब्लड सप्लाई टुवर्ड स्किन मीन पेरिफेरी की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, और डेसिपेट द हीट आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो हीट इंक्रीज कर रही है वो हीट फिर बॉडी से बाहर डेसिपेट हो जाएगी। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द स्किन में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे वेजो अगेन ब्लड वेसल है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होनी है। कंस्ट्रिक्शन से मुराद, जैसे मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन का नाम दे रहे हैं, ये वेजो डायलेशन का अपोजिट है। मसलन इसमें क्या होगा, ऊपर हमने कहा डायलेशन होगी, इसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होगी। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो फिर जो स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई है, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द स्किन, स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। फिर जो ब्लड की सप्लाई है वो कहाँ रहेगी, ब्लड रिमेन इन विसरल पार्ट। तो जो बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो विसरल पार्ट है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा रहेगी, पेरिफेरी की तरफ कम रहेगी। तो जब ब्लड जो है वो पेरिफेरी की तरफ नहीं जाएगा तो ऑफ कोर्स जो हीट की डेसिपेशन है वो नहीं होगी। तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है इसकी वजह से फिर बॉडी के अंदर जो हीट है
वो क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। तो हीट कंजर्वेशन इसमें बेसिकली प्रोसेस होता है। तो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोल्ड सराउंडिंग में हीट को कंजर्व करना होता है। अब यहाँ कोल्ड सराउंडिंग में हीट को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? उनके बाहर का टेम्परेचर पहले ही कम है, उसी के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखने के लिए ब्लड की सप्लाई को स्किन की तरफ कम कर देती है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा कर देती है। जिसकी वजह से ब्लड हमारा जो है ना, वो हमारा जो विसरल पार्ट है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, वहाँ ही रहता है। जिसकी वजह से हीट रेसिपिएट नहीं होती और हीट बॉडी के अंदर कंजर्व रहती है। अब इसी के साथ हमने नेक्स्ट अडेप्टेशन जो फिजियोलॉजिकल में पढ़नी है वो है एक्टिवेशन ऑफ मसल्स। मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो प्लूमेज फ्लफिंग है, प्लूमेज जिसको हम नाम देते हैं ग्रुप ऑफ फीदर्स के लिए, ये जो प्लूमेज का लफ्ज़ है ये ग्रुप ऑफ फीदर्स के लिए बोला जाता है। और फ्लफिंग का मतलब है परों को फड़फड़ाना। तो जब कोई परिंदा अपने परों को फड़फड़ाएगा तो उसकी वजह से जो भी एयर उसकी बॉडी के साथ टच करेगी तो एयर कन्वेक्शन के थ्रू फिर बॉडी हीट को डेसिपेट कर जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जब आपको पता है स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, जैसे पिछले टॉपिक में हमने वेपोरेशन में पढ़ा कि जब बॉडी हीट इंक्रीज होती है तो स्किन की हीट जैसे ही बढ़ेगी, स्किन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक करेगी। वाटर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट जो ना वो एज अ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो वो जो इंडिपेंडेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर अवेपोरेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड में एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से किसी भी एनिमल को अवेपोरेटिव कूलिंग हासिल होगी। और अवेपोरेटिव कूलिंग होने के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर जो ज़्यादा हुआ था उस टेम्परेचर ने दोबारा कम हो जाना है, बैलेंस हो जाना है, ऑप्टिमम की तरफ चले जाना है। तो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस हैं। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द स्किन, कि वैजो डायलेशन कैसी है, वैजो कंस्ट्रिक्शन से कैसे हीट कंजर्व होती है, एक्टिवेशन ऑफ मसल ग्लैंड से हीट का लॉस कैसे करवाया जाता है, और अवेपोरेटिव कूलिंग से हीट का जो लॉस है वो कैसे करवाया जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड वन फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस थी। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अडाप्टेशंस। अब इस लास्ट अडाप्टेशन में आपने स्टूडेंट अगेन डेफिनेशन को याद रखना है कि बिहेवियरल अडाप्टेशन में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो डेफिनेशन सेम उसी तरह जैसे हमने पहले लिखी हैं, द एबिलिटी ऑफ चेंज इन द बिहेवियर। अब क्योंकि हम बिहेवियरल अडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं तो अब चेंज जो है वो किस में होगा, बिहेवियर में चेंज होगा। ठीक है जी। तो बिहेवियरल चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which makes the organism suitable to live in specific environment or conditions। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुई, द एबिलिटी ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है इसलिए हम इस चेंज को बिहेवियरल अडेप्टेशंस का नाम जो है वो देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें बिहेवियरल अडेप्टेशंस की डेफिनेशन जो है वो मिल गई कि बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या होती हैं। अब डेफिनेशंस के बाद हम इसमें बिहेवियरल अडेप्टेशंस की बात करते हैं। मसलन सबसे पहली माइग्रेशन ऑफ द
एनिमल है। अब माइग्रेशन ऑफ द एनिमल क्या चीज़ है? माइग्रेशन का मतलब आपको पता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट को हम माइग्रेशन का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये जो माइग्रेशन है, ये जैसे अगर हम कहें कोई हॉट सनी डे है एक, और कोई एनिमल जब वो हॉट सनी डे में धूप में है, तो ऑफ कोर्स वो उस एरिया को छोड़कर क्या करेगा, शेडी प्लेसेस में चला जाएगा। तो अब हॉट सनी डे में कोई भी एनिमल धूप में अगर सपोज मौजूद है, बाहर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो देन वो एनिमल उस हॉट एरिया को, उस गर्म जगह को छोड़कर शेडी प्लेसेस या फिर वेट प्लेस जो होती है अंडर द ट्रीज, किसी फॉरेस्ट में जो दरख्त हैं उनके साए में चले जाते हैं। तो फिर हॉट सनी डे में हॉट इन्वायरमेंट को छोड़कर शेडी प्लेसेस में जाना जनाब क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाएगा। अब ये माइग्रेशन जो है बेसिकली, ये वाली जो माइग्रेशन हमने कहा है कि शेडी प्लेसेस की तरफ जाना, ये कब होगा, जब समर सीजन होगा। और अगर समर सीजन के अलावा अगर विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में क्या होगा कि वही एनिमल जो शेडी प्लेसेस हैं उनको छोड़कर फिर किसकी तरफ, धूप की तरफ, सनी डे जैसे है तो धूप में चले जाएंगे। तो ये वाली जो अडेप्टेशन है वो फिर कहाँ होगी, विंटर में होगी। तो इस तरह से जो एनिमल हैं वो अपने सीज़न के हिसाब से, समर सीजन में बाहर गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो फिर हॉट ऑब्जेक्ट या गर्म जगह को छोड़कर शेडी प्लेसेस की तरफ आ जाएंगे। और विंटर सीजन में बाहर टेम्परेचर लो होगा और खुद भी एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, उसको में ज़्यादा करने के लिए जैसे पैकिलोथर्म्स होते हैं या एक्टोथर्म्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पे डिपेंड करते हैं, तो वो फिर रेडिएशन के जरिए अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए विंटर सीजन में शेडी प्लेसेस को छोड़कर बाहर धूप में चले जाते हैं। तो ये है माइग्रेशन ऑफ द एनिमल। अब उसके बाद दूसरा है ग्राउंड स्क्विरल जो होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं वो फिर क्या करते हैं, बरोज में चले जाते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और वो है बरोइंग एक्टिविटी। बरोइंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? मसलन अगर कोई एनिमल है ना, वो किसी हार्ड प्लेस है, मतलब हार्ड या फिर ब्राइट सनी डे है, बहुत टेम्परेचर है बाहर, और अगर एनिमल उस टेम्परेचर में निकलता है तो देन उसकी बॉडी के अंदर हीट गेन होने का खतरा है। अगर तो हीट गेन होने से उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो देन हीट गेन के डर से वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो बिल होते हैं, जो बर्रोज होते हैं, उसके अंदर ही हाइड रहते हैं। तो वो एनिमल हीट गेन ना हो उनकी बॉडी के अंदर, तो वो हाइड कर लेते हैं, हाइड देमसेल्व्स, ठीक है, इन द बर्रोज, अपने आप को वो बर्रोज में। इसके अलावा अंडर द स्टोन्स, स्टोन्स के नीचे, या फिर जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वहाँ पे फिर ये रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बरोइंग एक्टिविटी कहते हैं, जब वो अपने आप को बरोज के अंदर ही रखेंगे ताकि उनकी बॉडी के अंदर हीट का गेन ना हो। और आपने याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, दैट इज नेम्ड एज नॉकटर्नल एक्टिविटी। मतलब ये क्या करते हैं, लोकेट देयर फूड एट नाइट। तो ये रात के वक़्त में अपनी खुराक की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है, सैंड बहुत गर्म हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो धूप में है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो फिर ये रात के वक़्त में अपनी खुराक की तलाश में निकलते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नॉकटर्नल एक्टिविटी कहते हैं। इसका अपोजिट डायर्नल होता है।
तो जैसे ही विंटर सीजन आएगा फिर रात को ठंड ज़्यादा होती है तो वो बरों से निकल जाते हैं, और फिर दिन के वक्त जब टेम्परेचर इतना नहीं होता तो फिर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपनी खुराक की तलाश में ये दिन के वक्त में भी निकल आते हैं। फिर उस एक्टिविटी को हम डायर्नल एक्टिविटी का नाम देते हैं। और उसके बाद अब थर्ड वन नाम हमारे पास जो थर्ड अडेप्टेशन जो होगी वह लीजर्ड बास्क इन द सन। इसको कहते हैं बास्क। बास्क मतलब होता है धूप तापना, ठीक है, धूप में बैठना, तो सन बास्किंग भी इसे हम कहते हैं। तो लीजर्ड जिस तरह जो ना वो होते हैं डेजर्ट लीजर्ड जैसे होते हैं, तो वो सन बास्किंग वगैरह जो ना वो करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी पोस्चर्स को एडजस्ट करते हैं, अपने बॉडी के सरफेस एरिया को कंट्रोल करते हैं। मसलन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, तो जैसे फ्रॉग जो होते हैं ना, वो फिर एक ग्रुप की शक्ल में जो ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर अपने जो लिम्स होते हैं उनको बॉडी के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे हम अपने फोर लिम्ब हाई लिम्स को बॉडी के साथ जो ना वो करने की कोशिश में होते हैं, टक देयर लिम्स विद द बॉडी, तो जिसकी वजह से बॉडी का सरफेस कम एक्सपोज होता है और टेम्परेचर जो है वो डेसिपेट नहीं होता। इसी तरह एडजस्टिंग पोस्चर्स का मतलब बॉडी पोजीशन है। अगर कोई एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो डाउन है, बाहर धूप निकली है, तो उस धूप में अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेडिएशंस के ज़रिए बढ़ाने के लिए फिर वो एनिमल अपनी बॉडी के मुख्तलिफ तरह के पोस्चर्स बनाता है। मेजॉरिटी कहते हैं राइट एंगल के ऊपर वो रेडिएशन के सामने बैठता है, जैसे लेजर्ड होती हैं, ताकि रेडिएशन के ज़रिए उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो सके। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज में तीन तरह की अडेप्टेशंस पढ़ी हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और बिहेवियरल अडेप्टेशन। अगर आप में से किसी का इस टॉपिक के बारे में या लेक्चर के बारे में कोई सवाल हुआ तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।